स्टूडेंट्स, दिशाएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता, विशेष रूप से इतिहास विषय के रूप में। तो जैसा आप जानते होंगे कि वर्ष 2025 उत्तराखंड प्रवक्ता की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं और कुल पदों की संख्या है 808। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने उसके फॉर्म्स को फिल कर दिया होगा या उसके प्रोसेस में आप होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो विषय इस बार परीक्षा होगी उसमें प्रत्येक विषय के दो पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 नंबर के लिए होगा और टोटल टाइमिंग मिलेगी आपको 3 आवर्स। सेकंड पेपर भी 150 मार्क्स के लिए होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स के लिए, उसके लिए आपका टाइमिंग होगी। तो पहले आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आयोग के द्वारा नया पाठ्यक्रम आया है वो केवल इस बार विषय से संबंधित है, मतलब आपका कोई जीएस वगैरह का जो एग्जाम है वो इसमें नहीं होगा। जो भी आपका विषय है उस विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों प्रश्न पत्र जो है वो एक ही दिन में होंगे। ठीक है, क्लियर है? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के लिए होंगे, 3 आवर्स का टाइमिंग होगा। और सेम आपके पास पेपर 2 होगा, 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में और 3 मार्क्स के लिए आवर्स के लिए आपकी टाइमिंग होगी। तो चूंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसके सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं कि प्रश्न किस तरह के होंगे। तो प्रवक्ता में प्रश्न जो होंगे आयोग के अनुसार वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके पास में, उसके 4 उत्तर होंगे, ए बी सी डी, जो सही है वो आपको चूज करना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें नकारात्मक उत्तर का भी रहेगा और कोई भी अभ्यर्थी अगर इसमें गलत उत्तर को चूज करता है या 2 एक साथ आप किसी उत्तर को चूज करते हैं तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग का भी आपका प्रावधान किया गया है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मेरे पास आयोग की ये कॉपी है, इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब जो आपका ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा इसके आधार पर एक मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं इतिहास विषय पर बात कर रहे हैं, यही हमारा प्रमुख विषय है। तो इतिहास के जो भी विद्यार्थी होंगे अगर उन्हें किसी भी जो इतिहास का पाठ्यक्रम है उससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप हमारे संस्थान में या वीडियो में जो आपको नीचे नंबर दिया गया है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 1, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। प्रश्न पत्र 1 में आपके पास खंड ए और खंड बी होगा, जिसमें इतिहास जो आपके पास पूछा जाएगा वो एंशिएंट और मिडिवल का होगा। क्लियर बात? तो 150 मार्क्स में आपके पास खंड ए की मैं बात कर रहा हूं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री होगा। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्टिंग कहां से होगी? तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, वो हम क्लास में आपको पढ़ाते रहते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, उसके बाद मानव का उद्भव जिसमें विशेष रूप से पाषाण काल की बात की गई है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, 16 महाजनपद, पूरा वैदिकोत्तर काल है। इसके अलावा बौद्धिक आंदोलन पूरा दिया गया है, भारत पर विदेशी आक्रमण जिसमें आप जानते हैं सिकंदर का आक्रमण है और ईरानी आक्रमण होता है वो है, मौर्य साम्राज्य, उसके अलग अलग बिंदु हैं, जब आप सिलेबस में पूरा देखेंगे, मैं अभी शॉर्ट में ही बात कर रहा हूं। तो मौर्य साम्राज्य है जिसमें विभिन्न शासक, उनका प्रशासन, कला, ये सारे बिंदु लगभग होते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे दक्षिण भारत में, सातवाहन युग आपको दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा संगम साहित्य, संगम काल तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। गुप्त साम्राज्य आ जाएंगे, गुप्त साम्राज्य के लिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। वाकाटक है, नई शक्तियों का अभ्युदय गुप्तोत्तर काल में विशेष रूप से। और इसी में इन्होंने दक्षिण भारत में जैसे कल्याणी के चालुक्य हैं, पल्लव होते हैं, तो ये राज्य भी इसी में एंशिएंट में जोड़ रखा है, जिसे प्री मिडवल में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो एंशिएंट में जो पार्ट नीचे की तरफ जोड़ा हुआ है पूरा, वो दरअसल क्या होता है, पूर्व मध्यकाल का भी है। हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं या उसको पूर्व मध्यकाल में भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें, तो ये तो हो गया आपके पास पाठ्यक्रम आयोग ने जो दिया है, मेरे पास उसी की कॉपी है। और फिर खंड बी आ जाएगा, इसमें मध्यकाल है। मध्यकाल में भी बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट किया गया है। मध्यकाल को पढ़ने के प्रमुख स्रोत जैसे मुद्रा शास्त्र हो गया, पुरालेख हो गया, या जो और भी साहित्य होते हैं
ये इसमें दिया गया। मध्यकाल में आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य सबसे प्रमुख टॉपिक के रूप में है, वही इसमें भी दिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत, उसके विभिन्न शासक दिए गए हैं। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, कला, स्थापत्य, ये टॉपिक होते ही हैं जनरली। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद ये सारे राज्य हमारे पास आते हैं। मुगल पूरा प्रशासन आएगा, मुगलों में उनका शासक भी हो गए। फिर उसके बाद साहित्य हो गया आपके पास में, चित्रकला हो गया, तो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। मुगल साम्राज्य का विघटन और उसके बाद दक्षिण भारत में मराठा शक्ति, ये मध्यकाल में दिया गया। तो प्राचीन भारत और मध्यकाल ये आपके पास आएगा पेपर 1 में। 150 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इतिहास के प्रश्न पत्र द्वितीय में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 3 आवर्स का टाइमिंग होगा। तो खंड आ में जो रखा गया है, ए में रखा गया है आपके पास में आधुनिक भारत, ये भी बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट किया गया है, इतिहास को पढ़ने के प्रमुख स्रोत। तो जैसे हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो उसको इतिहास को पढ़ने के प्रमुख स्रोत क्या होंगे, ये पूरा इसमें दिया गया है, ठीक। फिर भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन, जैसे आप जानते हैं पुर्तगीज भारत में है, डच हैं, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी भारत में है, तो उससे संबंधित टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं। फिर जो भी यूरोपियंस ये भारत में आते हैं, इनके आपसी संघर्ष होते हैं, उसका टॉपिक भी ऑलरेडी इसके अंदर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ संबंध, जैसे बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है ना, मैसूर है, मराठा है, सिख है, ऑलरेडी इसमें पढ़ा ही जाता है ये सारी चीजें। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा प्रशासनिक, उसके टॉपिक्स इसके अंदर रखे गए हैं, जैसे सिविल है, न्याय प्रशासन है, पुलिस है, सेना है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था, तो ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था का टॉपिक रखा गया है, जैसे आपके भू अधिकार हैं, भू राजस्व व्यवस्था है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, हस्तशिल्प का अधपतन है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन भारत के अंदर चल रहा था तो किस तरह की अर्थव्यवस्था रही थी, वो टॉपिक इसके अंदर दिया गया। ब्रिटिश औद्योगिक नीति, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक संघ, ये सारी चीजें दी गई हैं। मौद्रिक नीति, इसके अलावा भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन, ये टॉपिक इसमें दिया गया है। ब्रिटिश शासन के अंदर शिक्षा की क्या प्रगति हुई, ये टॉपिक भी इसके अंदर है। भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक आर्थिक आंदोलन, जिसमें आप जानते हैं हिंदू धर्म में चलने वाले आंदोलन, मुस्लिम धर्म में चलने वाले आंदोलन, सिख और पारसी जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलते हैं, वो टॉपिक ऑलरेडी इसमें है। प्रिंटिंग प्रेस का अभ्युदय, ठीक है। और फिर उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, तो स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा 1885 से लेकर 1947 तक है, विभिन्न चरणों में आता है। जैसे हम बात करेंगे खास तौर पर नरमपंथी आंदोलन, गरमपंथी आंदोलन आता है, क्रांतिकारी आंदोलन आता है, गांधीयन आंदोलन आता है, फिर उसके बीच में भी छोटे छोटे आंदोलन हम लेकर चलते हैं। तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके विभिन्न चरण जो है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। फिर बाद में जाकर 1857 का विद्रोह रखा गया है, हालांकि हम उसको पहले से भी पढ़ते हैं उस जगह पर जाकर, है ना, ये दिया गया। वामपंथी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, तो नीचे जैसे 1857 रखा गया है, या वामपंथी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, क्रांतिकारी गतिविधियां, ये तो हम जब हमारा नेशनल मूवमेंट चलता है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी हम ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं। तो ये आपके पास आधुनिक भारत में दिया गया है। इसके बाद भी है गांधीवादी आंदोलन है, दलित समाज से जुड़े हुए आंदोलन है, ईस्ट आजाद हिंद फौज की बात की गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि जितना हमारा फ्रीडम मूवमेंट आता है 1885 से लेकर 1947 तक, उसके जो अलग अलग चरण आते हैं, विभिन्न भाग आते हैं, उससे संबंधित घटनाक्रम है, वो सब आधुनिक भारत के इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। अब चलिए, यहां तक तो क्या होता है कि एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, सभी स्टूडेंट सामान्य अध्ययन में भी इन चीजों को पढ़ते हैं। पर जो विश्व इतिहास का मैटर आता है, इसमें काफी स्टूडेंट जो होते हैं वो उससे परिचित नहीं होते हैं। बहुत स्टूडेंट केवल भारतीय इतिहास के जो विभिन्न पक्ष हैं उसको ज्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप विशेष रूप से जो विश्व का इतिहास है इस पे भी जरा ध्यान दीजिए पहले, क्योंकि इस पर पकड़ थोड़ी सी कम होती है। मैं इसके टॉपिक्स आपको बता रहा हूं। विश्व इतिहास का परिचय टॉपिक दिया गया है, प्रारंभिक समय से भूमिका अफ्रीका, यूरोप, ये दिया तो 15,000 ईसा पूर्व सिलेबस में दिया गया है। यानी कि आप ये कहिए कि जो विश्व इतिहास है वो बिल्कुल प्राचीन से जोड़ा गया है यहाँ पर। इसके अलावा प्रारंभिक शहर ईरान, वहां की जो सभ्यताएं थी वो आपको दिया गया है। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य,
जैसे हम लोग अपना गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, उसी तरह से रोमन साम्राज्य आता है, तो विश्व इतिहास प्राचीन वाला, ठीक है, ये आपको पढ़ना। मध्य इस्लामिक भूमि 7वीं से 12वीं सदी, तो जहां इस्लाम का आगमन हुआ वहां से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा विशेष रूप से 14वीं से 17वीं सदी तक यूरोप में परिवर्तनशील सांस्कृतिक परंपराएं, यूरोप में क्रांतियां, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, रूस की क्रांति है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे तो जरूर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति हो गया, रूस की क्रांति। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक संघर्ष 15वीं से लेकर 18वीं सदी तक अमेरिका में चलने वाले जो संघर्ष होते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में है। आधुनिकीकरण की ओर परिचय, औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विश्व इतिहास का बहुत ज्यादा। कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो यूरोप में, एशिया में विशेष रूप से 19वीं 20वीं सदी की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो इसमें मेंशन है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध से जो उसकी पृष्ठभूमि है वो आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं हो गई, फिर उसके बीच में जो प्रमुख घटनाएं हैं, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि एक कड़ी के रूप में ही इनको पढ़ा जाता है, ये हो गया। महामंदी, न्यू डील, अमेरिका में महामंदी आई थी और उससे उभरने के लिए रूजवेल्ट के द्वारा जो न्यू डील पॉलिसी लाई गई थी वो आपके सिलेबस में है। नाजीवाद, फांसीवाद, ये आपको पढ़ना है, विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं बहुत ही। चीन में साम्यवाद का प्रभाव आपको दिया गया है। माओ की यात्रा पूरा आप पढ़ेंगे, जब चीन पढ़ेंगे तो माओ को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, ये आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ है, शीत युद्ध, शीत युद्ध आप जानते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो अमेरिका और रूस के बीच में जो चलने वाला एक, ये कहिए कि युद्ध तो नहीं था, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां जो बनकर रही हैं उसे हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। निरपेक्ष आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें आपके इस पाठ्यक्रम में। तो संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें 2 प्रश्न पत्र आपके सामने होंगे। प्रश्न पत्र 1, जो प्रश्न पत्र 1 में एंशिएंट और मिडिवल होगा, प्रश्न पत्र 2 में मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री की चीजें होंगी, ठीक। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रश्नों की प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, तो आप एक बार लास्ट ईयर के जो प्रवक्ता के पेपर हैं उसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न पहली बार था या क्वेश्चन का जो लेवल मैं कह सकता हूं वो पहली बार था वो आगे भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा जो प्रश्न की प्रवृत्ति होगी वो थोड़ा सा कठिन ही आएगी, ठीक है। तो पिछले जो प्रश्न थे आप इतिहास में उठाकर देखेंगे प्रवक्ता के, तो वो वन लाइनर टाइप के हैं, फैक्चुअल हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे की जो परीक्षा आपकी होने जा रही है तो उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन या आप असर्शन के जो क्वेश्चन आप देखते हैं ना, कथन कारण के क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में विशेष रूप से आते हैं, वो देख सकते हैं। प्रश्नों के लेवल को थोड़ा सा कठिन किया जा सकता है, तो आप चाहें तो इसमें एक काम कर सकते हैं मेरी राय से। वो काम ये हो सकता है कि इतिहास यूजीसी नेट का जो आपका प्रश्न आता है तो उसका पैटर्न भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न इस तरह के भारी आ जाते हैं जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप इन चीजों के लिए पहले से तैयार रहेंगे तो सफलता के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम वही फैक्चुअल लेवल पे तैयारी करेंगे तो उसके साथ एक समस्या है कि प्रश्न पत्र अगर बाय द वे थोड़ा सा कठिन बनकर आता है तो आपके लिए समस्या हो सकती है और आप एक अच्छा खासा चांस मिस कर सकते हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि आपका जो फैक्चुअल तैयारी है वो तो आप रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यूजीसी नेट वाला थोड़ा सा पैटर्न आप अप्लाई कर लीजिएगा, डेप्थ में जरा अपनी तैयारी कीजिएगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो वो आपकी सफलता में काफी अच्छा कारगर होगा। हमारे जो बैचेस हैं, जो संस्थान के बैचेस हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑफलाइन मोड में भी चल रहा है, ऑनलाइन मोड में, जिसमें अगर हम ऑनलाइन मोड में बात करेंगे तो 2 तरह के पैटर्न को हम लेकर आए हैं, मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एक हमारा जो बैच है वो टेलीग्राम बैच भी है, जिसमें हम केवल कुछ जो आपके नोट्स होते हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स देते हैं और हर टॉपिक पर एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। वहां पर हर टॉपिक के बाद एक उसमें टेस्ट होता है, लेकिन उसमें कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप फिजिकल क्लास नहीं कर सकते या ऑनलाइन क्लास में भी आपको समय उतना नहीं मिल पाता, तो फिर हम आपको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सेंड करेंगे और हर टॉपिक पर आपको
टेस्ट मिलेंगे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फीस उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। दूसरा ऑनलाइन तरीका आपके पास ये है कि उसमें आपको कुछ ऑनलाइन वीडियो क्लासेस मिलती हैं, डे बाय डे वीडियो क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उनका एमसीक्यू मिलेगा आपको, और टेस्ट सीरीज होती है उसमें। एक तरीका ये है, और बाकी फिजिकल मोड में तो जैसी क्लासेस चलती हैं ये रहती है। तो धन्यवाद। अगर आपको इसमें इतिहास से संबंधित कोई समस्या होती है या उसमें आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।